चलो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करो एक बार। चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था कल? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो उसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो एक बार आप लोग जल्दी से उसको रिवाइज करो, इसके बाद हम लोग अगले पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम लोगों ने काफी पढ़ लिया था उसको, और हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मसल्स, इसके बाद हमने देखा था मूवमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? ये सब पढ़ा था। तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, और किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। और मेनली आप लोगों को एनसीईआरटी फोकस रखना है शुरू से, ठीक? और उसको फोकस तरीके से पढ़ो। और आप लोगों को टेस्ट में बता दूंगा, टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो होगा नेक्स्ट सैटरडे, और सिलेबस जो आपका आएगा, आपकी मैंने बनाया है इसलिए आपको कर दिया, बिल्कुल जो आएगा वही आएगा, ठीक है? तो आपके 3 चैप्टर आएंगे, मतलब लास्ट टेस्ट था उसमें बताया कुछ और था और आया कुछ और, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था, और जो डिलीट सिलेबस हुआ है उससे भी क्वेश्चन आ गए। तो अब की बार आपके 3 चैप्टर आएंगे। पहला आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा आएगा बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 3 ही चैप्टर आएंगे ओनली, ठीक है? जिसका मतलब यानी कि साइटोलॉजी, अब वो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और अब की देखते हैं बेटा कौन कितने नंबर लेके आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सिलेबस बेटा बोलो मत, नहीं बोलो मत। पहला चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा चैप्टर है वो कौन सा है? थर्ड यूनिट आएगी। ये आपका टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है? 3 चैप्टर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और आप लोगों को टेस्ट यहाँ पे आके देना है, ठीक है? आपकी देखेंगे किसके कितने नंबर आ रहे हैं। अभी लोग आप लोग मेहनत से लग जाओ और तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। अभी आपके पास 6-7 दिन है, आप लोग चाहो तो हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो। कब दशहरा है? दशहरा है तो क्या दशहरे करेंगे? अरे नहीं, छुट्टी होगी ना। तो अच्छा मैं आज पूछ के बताता हूँ टेस्ट का, ठीक है? मुझे पता चल एक दिन कल कर लो या अच्छा ये बताओ कल क्या है? कल तो कोचिंग है ना? अच्छा कल सैटरडे है ना? कल कोचिंग है, ठीक है? तो इसका मतलब अगले सैटरडे दशहरा है, तो टेस्ट कब नहीं? चलो मैं आज पूछ के बताता हूँ, ठीक है? टेस्ट का फिलहाल मैंने टेस्ट दे दिया है वहाँ पे, और ये टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है? जो मैंने बताया है। हाँ उसने संडे को नहीं सकता है, सैटरडे उसी में होगा रनिंग पीरियड में। तो आप लोग ठीक है एक काम करो, ये 3 क्लास सिलेबस आप लोग तैयार रखो, हो सकता है फ्राइडे को, ठीक है? मतलब होगा जरूर अगले सप्ताह में, ठीक है?
तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ये बातें मत करो, या तो फ्राइडे या फिर सैटरडे, ठीक है, 2 दिन हो सकता है। अबे आप लोग बोलो मत बेटा। अब आप लोग ये बताओ, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था कल, कौन सा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखो मैंने आपको बताया था कि जो लोकोमोशन यानी सबसे अच्छी लाइन हमने वहां पढ़ी थी, ऑल मूवमेंट आर लोको, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ये हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने देखा था कि मूवमेंट भी जो बहुत टाइप के थे, सिलियरी था, फ्लैजेलर था, ठीक है, मस्कुलर था, ये सब हमने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था लोकोमोशन भी कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग चीजों में, अलग अलग एनिमल्स में होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ मसल्स, क्या पढ़ाया था, टाइप ऑफ मसल। मैंने कहा था मसल्स जो होती हैं वो बोल कौन रहा है, 3 टाइप की मसल्स होती हैं, जिसमें एक होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ और तीसरा होता है कार्डियक मसल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, मैंने कहा था जो ऐसी मसल जो बोन से अटैच होती है उन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल। दूसरा जो होता है पार्ट वो होता है बेटा कार्डियक मसल, यानी कि जो हार्ट से, जिससे हार्ट बना होता है। और तीसरा होता है स्मूथ मसल, जिससे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं। इसके बाद हमने देखा था बेटा कि जो स्केलेटल मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसका मतलब वो कैसी होती है, स्ट्रिएटेड, कैसे होती है, सही है। और स्ट्रेट का मतलब होता है रेखाएं होती हैं उस पे, यानी कि फिलामेंट होते हैं। कौन से फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे उनकी। अगले मैंने कहा था, दूसरा मैंने कहा था, हाँ ले लो कौन सी दे दो उसकी गाड़ी। तुम लोगों ने साथ में डोज किया था क्या, एक साथ डोज भी एक साथ किया है? तुमने कब किया था डोज, और इसने परसेंटेज किसकी ज्यादा है, उसके कितने नंबर आए थे? अरे पूछ लो, हाँ दोनों की। तुम तेज तो बहुत हो उससे पढ़ने में। चलो ठीक है ये देखो, बोलो मत बेटा, आ जाओ। आप लोग ये बताओ सबसे पहले, कल हम लोगों ने टाइप ऑफ मसल्स पढ़ा था, ठीक है, जिसे मैंने कहा 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक और कौन सी बताई थी, स्मूथ मसल। अच्छा ये बताओ बेटा, बोल कर रहे हैं आप लोग, स्केलेटल मसल्स होती है जो, वो कैसी होती है, स्ट्रिएटेड, और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। अगले आ जाओ, इधर आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठ रहे, इधर बैठ जाओ यहाँ पे। बेटा बैठ गए सभी लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कल जो हमारी कार्डियक मसल्स थी वो कैसे थी, स्ट्रिएटेड, कैसे थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था, ठीक है। और इसका मतलब वो कैसे थी, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी इच्छा अनुसार वर्क करती है, उनका फंक्शन कैसा था, वॉलंटरी, ठीक है। दूसरा जो मसल था वो कौन था, कार्डियक, लेकिन वो वॉलंटरी होता है क्या, इनवॉलंटरी, लेकिन स्टेटेड होता है वो, यानी कि उस पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा मसल टाइप था जो स्मूथ मसल, वो भी कैसे थी, इनवॉलंटरी, और वहां पे कैसे थी, अनस्टेटेड, यानी कि वहां पे भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं थे। तो कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज और इसके बाद मैंने मसल्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या होता है बेटा, मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर के जो ऊपर होता है वो क्या होता है, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल का मतलब होता है फिलामेंट, यानी कि एक्टिन और मायोसिन। जिस मसल्स के पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होगी, यानी कि वो फिलामेंट होंगे, वही मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी। बकाया कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगी। समझ गए आप लोग। तो कैसे करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे होता है, आज हम लोग पूरी मैकेनिज्म को उसको पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता कैसे है। तो मैंने कहा था सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्योंकि वही हेल्प करती है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, यानी कि फिलामेंट होते हैं और जो अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। आप लोगों को पता, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ आप लोगों को। दूसरा होता है, आपको पता होगा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बनते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड।
लाइट बैंड डार्क बैंड अल्टरनेट मैनर में होते हैं मसल्स के ऊपर, और वही क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन सिंपल सा मतलब है कि मसल्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, और वही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करें आज, ठीक है। तो बेटा ये हम लोगों ने इस पहले वो तो पढ़ लिया सब कुछ, आज हम लोग किताब को देखते हैं कहाँ पे हैं हम लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। किताब निकालो और चैप्टर निकालो, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये सब हमने पढ़ लिया था मसल्स के बारे में, ये भी डायग्राम देख लिया था मसल्स का। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है, यहीं पे तो है, ठीक है। हाँ यहीं पे लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में कल हम समझ रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ पहले, इसके बाद देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट पैटर्न होता है वो ये होता है, सही है। ये कैसा होता है, देखो ये वाला बेटा जो बैंड होता है वो होता है डार्क बैंड, और ये वाला होता है लाइट बैंड, सही है। इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन, क्या बोलते हैं, जेड लाइन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा होता है, पहले तो फिलामेंट होते हैं, क्या होते हैं, अच्छा बीच वाले जो फिलामेंट होते हैं, यानी कि कौन से, बीच में कौन से होते हैं, मायोसिन। तो कैसे होते हैं, ठीक, मायोसिन कैसे होते हैं, मोटे, डार्क होते हैं, थिक होते हैं, कहते हैं। और इसके बीच में ऐसे क्या होते हैं, थिन फिलामेंट, कैसे होते हैं, और ये कौन से फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, कौन से होते हैं। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद फिर से कौन से होंगे फिलामेंट, एक्टिन नहीं, अब कौन से होंगे, मायोसिन। अगर इधर देखें तो मायोसिन होंगे, ठीक ठीक। इसके बाद देखो बेटा ये वाला जो फिलामेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट, क्या बोलते हैं, जो कैसा होता है, थिक। ये आपको ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ये वाला कौन सा होता है बेटा, एक्टिन फिलामेंट होता है, और ये कैसा होता है, थिन। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद सुनो, यहाँ पे जो लाइट बैंड होता है उसका मिडिल लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जेड लाइन। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये जेड लाइन हो गई। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जेड लाइन, और ये क्या हो गई, जेड लाइन, ठीक है। इसके बाद दो जेड लाइन की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर, क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं सार्कोमियर। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये सार्कोमियर हो गया। अब यहाँ से जो और यहाँ तक ये होता है तुम्हारा डार्क बैंड। कौन सा बैंड होता है, डार्क बैंड। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर डार्क बैंड की बात करें तो एक फिलामेंट मायोसिन का और दो आधे फिलामेंट कौन से, एक्टिन के, मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, डार्क बैंड। और इसके बाद बेटा ये वाला बैंड कौन सा होगा, लाइट बैंड। कौन सा होगा, लाइट बैंड। अच्छा लाइट बैंड में जो होता है वो ओनली क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। कौन सा होता है, यानी कि यहाँ पे ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है और यहाँ पे होता है एक मायोसिन और दो हाफ एक्टिन। सही है, ध्यान रखना है। तो डार्क बैंड वो लाइट बैंड समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे एच जोन कौन सा होता है तो बेटा ये वाला होता है एच जोन, जिसमें ओनली होता है मायोसिन फिलामेंट, उसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें जो ये वाला डार्क बैंड होता है उसकी मिडिल लाइन को बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं, तो ये वाली जो होती है वो होती है एम लाइन। बस ये बहुत हो गया आपके लिए, क्योंकि इतना दिखा भी नहीं आपकी किताब में। समझ गए। एम लाइन कौन सा होता है, हाँ बोलो। हाँ ए बैंड बोलते हैं इसको, डार्क बैंड को, और इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। ठीक है, अब आप लोग ये समझो पहले, ये ऐसा पैटर्न होता है हमारी मसल्स पे। कहाँ होता है,
और ऐसी मसल्स पे जो मैं बोलता हूँ कैसी होती है, स्ट्रेटेड। कैसे होती है, स्ट्रेटेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेखाएं हैं लगातार, लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर इसके बाद लाइट बैंड, फिर इसके बाद डार्क बैंड, ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये मायोसिन या एक्टिन फिलामेंट है। होता क्या है बेटा, मैंने आपको कल दिखाया भी था, सही है, आज फिर दिखाऊंगा एक बार। मैंने कहा था मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट पे क्या होता है, फिट होता है। क्या होता है, और ये हेड ऐसे करके फिट होके इसको ऐसे स्लाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्लाइड। और जब आप लोग बताओ ये ऐसे करके एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे अंदर की तरफ, तभी तो होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है, आपने ऐसे देखा होगा बहुत सारे गेट वगैरह होते नहीं है, ऐसे कर देते हैं तो बंद हो जाते हैं ना भाई, हाँ चैनल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा फिलामेंट किस फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि हमेशा थिन फिलामेंट, कौन सा, किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड। और इसी थ्योरी है कि अगले हम पढ़ेंगे इसी में टॉपिक में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसके अंदर पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ गए हम लोग। तो ये कैसे फिलामेंट होते हैं, यहाँ पे लाइट बैंड होता है, डार्क बैंड होता है, ऐसी मसल्स जिसपे ये सब कुछ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। यानी कि ऐसी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बात समझ गए आप लोग इसकी। तो आप लोग अगर बनाना चाहो तो कोई बच्चा बना सकते हो आराम से। तो इसके बाद आप लोग ये आपका बना हुआ किताब में, उसी में आप लोग लेवलिंग कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं है किताब में। बेटा अपने हाथ चलाते रहा करो, ठीक है, इससे क्या होता है हम लोग चीजें जल्दी याद होती हैं। समझ गए। आप लोग ज्यादा बैठने को मत किया करो, बैठे बैठे देखते रहें। जितना आप लोग लिखोगे हाथ तो उतनी चीजें अच्छी याद होंगी और लॉन्ग टाइम तक होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखो और मेहनत से पढ़ाई करते रहो। बाकी यहाँ पर टेस्ट का सिलेबस बता दिए, फिजिक्स वाले सर आंसर पूछ लेना, फिजिक्स वाले सर से टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस बायोलॉजी का जो है वो सेल और दूसरा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। 3 चैप्टर आएंगे। टेस्ट अगले हफ्ते में होगा, किसी भी टाइम, किसी दिन। आज केमिस्ट्री की। अच्छा बच्चे कम क्यों हो रहे हैं लगातार बेटा, पढ़ लिए था। नवरात्रि व्रत किसका है, यहाँ पे किसी का है, किसका है, बताओ बताओ, है किसी का, कंप्लीट वाला है, पता नहीं कौन सा वाला, कंप्लीट वाला है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन रख लेते हैं पहले दिन और इसके बाद रख लेते हैं लास्ट दिन, वो भी उनका फास्ट हो जाता है। कुछ लो बेटा, लेकिन तभी खुशी मिलेगी जब सिलेक्शन ले लोगे, घर वालों को भी और भगवान को भी। सिलेक्शन सबसे बड़ी खुशी है, उसके बाद रखना जो भी रखना है। अभी कोई अगर किसी का भाई किसी ने बोल दिया वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो अभी पढ़ाई करूँ आपको ज्यादा मेहनत से, क्योंकि मैंने कहा लक खाली 10% काम करता है, उसके अलावा 90% पढ़ाई काम करेगी, समझ रहे हो।
इसका भी है, 90% वाला 90% वाला है। इसका 90% लग चलता है, तो ये तो लकी पर्सन है। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने, तो आप लोग ये समझ लिख लिया। देखो देखिए नोट्स है। बनाइए और अच्छे से बनाए। सही है, ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से, सब ध्यान हो जाएगा। कितना टाइम लगाया था बनाने में? ये क्या घंटे में बन जाएगा? अच्छा एक बात और मैंने देखा है, जितना अच्छा आपका लिखा हुआ होगा उतना जल्दी आपको याद करने में इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में भी आएगा। ये बात मैं पहले ही बोल रहा था, अब फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग जितना अच्छे से चीजों को क्या करोगे, लिखोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि साथ साथ राइटिंग में लिखा करो। कुछ बच्चों को राइटिंग ही होता है, बच्चों वाला होता नहीं, पता है नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग ये बताओ, ये समझ के सही है, लाइट बैंड और डार्क बैंड करके समझ के चलो पढ़ने का पर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये ए बैंड का मतलब क्या है, डार्क बैंड, आई बैंड का मतलब लाइट बैंड। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, ए बैंड क्या है। अब यहाँ पे देखो डार्क बैंड में देखो आधा फिलामेंट जो है वो कौन सा है, एक्टिन, और पूरा फिलामेंट कौन सा है, ये आधा देखो एक्टिन, और इसके बाद ये पूरा क्या है, तो मैं से बोल सकता हूँ एक फिलामेंट मायोसिन और दो आधे एक्टिन फिलामेंट से मिलके क्या बनता है, डार्क बैंड। और जो लाइट बैंड होता है उसमें ओनली कौन सा होता है, एक्टिन फिलामेंट। कौन सा होता है, ओनली एक्टिन फिलामेंट। समझ गए आप लोग। इसके बाद ये वाला होता है थिक, और ये वाला कैसा होता है, थिन। क्लियर, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जेड लाइन ये होती है बेटा, और दो जेड लाइन की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और जो खाली डार्क बैंड जो सॉरी जहाँ पे मायोसिन खाली होता है वो कौन सा होता है, एचओ। क्लियर हुआ, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अगले देखो, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपसे बोला था पहले कि कोई मसल होती है, उसके अंदर मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, और मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिन, और वही एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ईच मायोफाइब्रिन हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। इसमें क्या होते हैं, लाइट बैंड होते हैं और क्या होते हैं, डार्क बैंड, अल्टरनेट पैटर्न में। अगले कह रहा है, a detailed study of the myofibril has established that the striated, striated मतलब क्या होता है, रेखित, या रेखित का मतलब होता है रेखाएं जो होती हैं। ठीक है, कह रहा है appearance is due to the distribution pattern of two important protein। पहला कौन सा है, एक्टिन, और दूसरा कौन सा है, मायोसिन। यानी कि आप लोगों को लगातार पैटर्न में एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के लाइट बैंड और डार्क बैंड देखेंगे, जिससे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर लगता है हमें कैसा, स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का मतलब होता है सिंपल सा रेखित। सही है। अगले कह रहा है बेटा, द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन। अब आप लोग बताओ, लाइट बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट नहीं होता है क्या। और दूसरा कह रहा है एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक। और बैंड दूसरा कह रहा है वेयर इज द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन मायोसिन। इसमें क्या होता है, मायोसिन होता है और एक्टिन भी होता है। ठीक है। अगले देखो कह रहा है, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे अरेंज होती है बेटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, कॉमा एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल। क्या होता है, टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल।
एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। मैंने कहा था एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, थिन होता है, और मायोसिन फिलामेंट कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टार मान लो यहाँ पे। Hence are commonly called thin and thick filament respectively। सही है। In the center of each, अब जो मैंने अभी बताया था आपको सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लेना आराम से। देखो क्या क्या लिखा है, क्या है, in the center of each eye band, eye band का मतलब लाइट बैंड, कह रहा है is an elastic fiber called, जिसे क्या बोलते हैं, जेड लाइन। क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताओ, लाइट बैंड के बीच मिडिल लाइन को ही तो बोलते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन की स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, और सार्कोमियर को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, मतलब यानी किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सार्कोमियर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है द थिन फिलामेंट आर firmly attached to the Z line, the thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। और M line किसे बोलते हैं, डार्क बैंड की मिडिल लाइन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो आप लोग, इसको थ्योरी को ध्यान रखो, मत रखो, लिखो, स्ट्रक्चर बनाया था अभी वो ध्यान रखना। अगले कह रहे था A band and I band are arranged alternate पैटर्न में होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। कह रहे थे पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल, ये अंडरलाइन करो बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मसल जो होती है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है, सार्कोमियर। सही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अगले कह रहे हैं इन अ रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free end of the thick filament leaving the central part of the thick filament। this central part of thick filament not overlapped by the filament is called the H zone। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, आप लोग बताओ बेटा, ये वाला जो फिलामेंट है ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे देखो, सही है, ये तो यहाँ पे ये वाला क्या ओवरलैप कर रहा है, H zone वाला नहीं कर रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा कौन सा पोर्शन हो सकता है जहाँ पे कोई फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर रहा हो, तो वो कौन सा होता है, एच कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। अगले ये कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था आप लोगों को देखना है एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर और इसका मायोसिन फिलामेंट, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये होता है, देखो अच्छे से, और बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ध्यान रखना, इसका लेबलिंग हो सकता है। वो लेबलिंग का मतलब कि कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ कहाँ पे अरेंज है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये कौन सा फिलामेंट है बेटा, मायोसिन, कौन सा है, और ये कौन सा है, एक्टिन फिलामेंट। सही है, ये मायोसिन का क्या है, हेड है, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है जहाँ से बाइंड होगा, और दूसरा क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइड। जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है, मतलब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट बाइंड होते हैं, तो वहां उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, जहाँ पे एटीपी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, खर्च होता है। तभी तो बेटा हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो करते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि वहां पे एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। अगले कह रहा है ये हेड हो गया, ये क्रॉस आर्म हो गया, और ये एटीपी बाइंडिंग साइड हो गई, और ये कौन सी है बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइड। और मैंने कहा था इसका हेड कहाँ फिट होता है, इसमें, यानी कि एक्टिन फिलामेंट है। ये तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं, पहला कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा एक्टिन। जो मैंने आपको बताया था उस टाइम कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, वो कहाँ होते हैं, इनसे होते हैं। कैल्शियम आयन यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये मास्किंग की तरह लगे हुए हैं, ये हट जाते हैं, और यहाँ इसकी जगह पे इसका हेड क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, और जब हेड फिट होता है तो वहां पे एटीपी खर्च होता है, और इसके बाद ये क्या करवाता है, स्लाइड। क्या करवाता है, किसको, इस वाले फिलामेंट को, एक्टिन फिलामेंट को। यानी कि बोल सकता हूँ थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को क्या करवाता है, ओवरलैप। समझ गए आप लोग। और जब ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। तो आप लोग ये समझ गए, ये कौन सा फिलामेंट है, मायोसिन, और ये कौन सा है, एक्टिन। एक्टिन तीन टाइप की प्रोटीन होती है वहां पे, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और फिलामेंटस एक्टिन। क्लियर। ठीक। तो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आप लोग ओनली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक्स्ट्रा ज्यादा मत पढ़ना, इसको अच्छे से तैयार करना बस,
क्योंकि देखो अगर आप लोग ऐसे मान के चलता हूँ मैं तो 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 90 करने हैं नीट में, सही है। ऐसे मान लो अगर आए भी तो पहली बात तो आएंगे नहीं, अगर आए भी तो 2 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आ जाए। कितने क्वेश्चन? 2। और 2 क्वेश्चन के लिए हमें अगर इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े हर चैप्टर में तो उसका क्या फायदा, छोड़ देंगे 2 क्वेश्चन। हम तो कितने करेंगे 88 करेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। और बहुत बच्चे तैयारी करने वाले ये भी अनुमान लगाते हैं, जैसे आपको सपोज मानो आपको लग रहा है कि मुझे एक चैप्टर है जो बहुत कठिन लग रहा है बायोमोलिक्यूल, सपोज मान लो, सही है। मान लो एक बात कि आप लोगों को लग रहा है बायोमोलिक्यूल कठिन होता है, अभी नहीं बताऊंगा ये बात, अभी तो जस्ट है आप लोग पढ़ोगे मैं ये कह रहा हूँ अभी नहीं, ये लास्ट के लिए होता है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया आपको बायोटेक्नोलॉजी कौन सा लग रहा है, अरे एग्जाम्पल करो बेटा, वैसे बायोलॉजी में सवा को सरल लगेगा, खाली एनिमल में कठिन लगता है। दूसरा आप लोगों को फिजिक्स में ऐसा हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है। तो क्या होते हैं बच्चे, पता क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को पढ़ते ही नहीं है, उन्हें पता है 2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ देंगे, बात खत्म, क्यों इसमें खाली उलझे, बकाया तो कवर कर ले जो और बकाया है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बेटा एक ही चैप्टर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग नीट क्रॉस कर दोगे। यहाँ तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए 4 नंबर ही मिलने हैं आपको। हो सकता है इससे एक भी क्वेश्चन ना आए तो नहीं पढ़ा बहुत अच्छा है, वो भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ यहीं से आ जाए 5-6, लेकिन ये बस छोड़ना बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे तो 8-9 क्वेश्चन आते हैं, सही है। बायोटेक्नोलॉजी से और क्या 2 चैप्टर हैं तो 8 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम्हारा कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी, पूरी बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन को 2 चैप्टर है जो बायोटेक्नोलॉजी के, पहला है प्रिंसिपल्स वाला और दूसरा क्या है उसके एप्लीकेशन। उनसे लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। अभी तुम देख लो किसी भी लेवल का पेपर 8 प्लस हाँ। और देखो ये सबसे मैं छोट इधर देखो सबसे छोटा चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो है वो बायोटेक्नोलॉजी तो है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा आता है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और पहला कौन सा है प्रिंसिपल। सेकंड इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और फिर इसके बाद तो सब वहीं लगे हुए लाइन से, सही है। तो मेन तो आपका बायोटेक्नोलॉजी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर मानो तो आप लोगों का तो हर चैप्टर और एनसीईआरटी के हर लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं तो उसके लिए बता रहा हूँ, इसको तैयार नहीं कर मिल रहा है तो उसे लग रहा है एक चैप्टर हमारा छूट रहा है तो छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन मत करना आ जाए हैं। बायोमोलिक्यूल का भी टेस्ट में दे रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं वो तो पढ़ना है वो तो अच्छा चैप्टर है, उसमें क्या लगता है आप लोगों को, एक बार डायग्राम देख लो बस वो केमिस्ट्री वाले। और इसके बाद तो इसके बाद आपको उसमें क्या है बताओ, एंजाइम इतना सिंपल पोर्शन है एंजाइम के बारे में, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद अमाइनो एसिड के बारे में मैंने कहा था जो याद करना है बस वो कर लेना, और एक बार उसके क्वेश्चन लगाना अच्छे से। देखो आप लोग किसी भी चैप्टर को तब तक तैयार मत माना करो, आपने चाहे उसको 10 बार क्यों ना पढ़ लिया हो, जब तक अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए उसमें से मात्र आपके 4 या 5 गलत जा रहे हैं तो मैं मान लूंगा आपका चैप्टर पूरा क्या है तैयार हो गया। ऐसा नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन लगाए और उसमें से गलत हो रहे हैं 80 और सही हो रहे हैं 20। आप सोच रहे हो हमें तो आता है पूरा चैप्टर, तो आपको कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो। आपके 100 में से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए बिना देखे, फिर आंसर की देखा करो कितने सही है मेरे कितने गलत है। जो गलत हुए उनको फिर देखा करो एनसीईआरटी में कहाँ पे है, अगर नहीं है तो भूल जाओ और अगर हैं तो उनको पढ़ो करिए, गलत कैसे होगा। पहली बार में लगाओ तो मिस्टेक्स होती हैं, और जब दूसरी बार में लगाते हैं तो सब सर आगे पे चल रही है कहानी हमारी, आधे जल्दी कहानी हमारी आगे सही जा रहा है, आधे तो नहीं चलनी चाहिए बेटा, 80% चलनी चाहिए कहानी तो काम होगा क्वेश्चन, और बायोलॉजी का तो 90% चलनी चाहिए हमेशा। और दूसरी बात सुनो, क्वेश्चन लगाने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं, आप लोग ये गलती मत कर देना कि कैसे लगा रहे हो, पहले एक बार सुन लो फिर से, मैंने वैसे बताया आपको भाई बहुत बार बताया है। आप लोग कभी ऐसे क्वेश्चन न लगाया करो कि आपने एक पेंसिल ले ली हो किताब में ही ऐसे कर रहे हैं कि पहले का बी तीसरे का, और फिर क्या करते हैं अगर नहीं आता तुरंत आंसर ही देख लेते हैं कौन सा इसका सी है, अच्छा ये गलत बना। एक इससे आप लोगों को एक्यूरेसी पता ही लगेगी आपकी कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप लोग कितने अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हो। आप लोगों का सबसे अच्छा तरीका होता है आप लोग बोलो मत अगले बैठ के बोल रही 1 से 100 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। किताब आप क्या रखो सामने, सही है। और इसके बाद कॉपी लो एक,
और पहले आप लोग 1 से 100 तक के पूरे आंसर अपने हिसाब से लगाओ कि पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी, जैसा भी आपको लग रहा है। इसके बाद अब आंसर की लो और उसको चेक करो कितने तुम्हारे सही जा रहे हैं। आपको पता लग जाएगा मान ली 50 सही गए, 50 क्या गए गलत। फिर ये नहीं होता है कि आप लोग आंसर देखा कर लो। फिर से आप लोग सिंपल तरीका से क्या करो कि जो आपके गलत गए उन क्वेश्चन पे जाओ और अब उठाओ एनसीईआरटी। जो अगर ये काम तो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे तो गलत बहुत कर रहे हो। फिर आप जो आपके गलत जा रहा है वही से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। तो यानी कोशिश करो कि जो आपके गलत हुए हर क्वेश्चंस का देखो कि आंसर कहाँ पे एनसीईआरटी में, वहां जाके उस टॉपिक को पूरा पढ़ो कि यहाँ पे मेरा क्यों गलत हुआ। अगर वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ दो उसे, ना वो नीट में आएगा नहीं कहीं आएगा, बस टेस्ट में आया कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा टेस्ट जो होता है या फिर जो यूट्यूब वाले लोग पढ़ाते हैं वो हर कोई होता है। किताब वाले मान लो ये क्या करते हैं कि हर कोई चाहता है कि बच्चा आजकल ये भागता है कि अच्छा कहाँ मिल रहा है, अच्छा चक्कर से वो इतना अच्छा पहुंच जाते हैं, इतना आगे पहुंच जाते हैं कि फिर सिलेबस से बहुत आगे पहुंच जाते हैं। किसके चक्कर से? खाली कंपटीशन चक्कर से। सही है। तो इस चक्कर से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत आगे तक पढ़ाते हैं, तो आप लोग उतना ध्यान मत रखो। नीट में क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर देखा है, मैंने भी देख रहा हूँ हर साल, आप भी देख लेना आराम से। 23, 22, 21, 24 तक का आप लोगों ने, मैंने कल ही पेपर पे बच्चे आए थे, कल बच्चे बहुत कम आए थे। शाम कितने बच्चे आए थे? 12-13 बच्चे थे। कौन कौन था? इतने ही थे बस। और तुम लोग क्या करते हो? बेटा मैं क्लास ले लूंगा ऐसे 12-13 बच्चों को मैं 1 घंटा खराब करता हूँ अपना। और कल मैंने आपको दिखाया था, कल मैंने आपको ये दिखाया था कि जो 2024 में पेपर आया था उसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था आपको लग रहा था कि ये बहुत बाहर से है या आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं है, अभी तक नहीं लगा होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपन किसे फोकस कर रहे हैं, मात्र एनसीईआरटी पे। वरना बेटा मेरे नोट्स तो ऐसे हैं कि आप लोग इस एनसीईआरटी का 3 गुना पढ़ सकते हो हर चैप्टर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब क्या करूँ उनका, बस वो रखे खाली गलती की टाइप के। मजे क्या ले रहा हूँ, देख के दिल को होता है कि ये मैंने बनाए थे। मुझे दे देना और दे दूं? नहीं, याददाश्त रखनी पड़ती है, याद नहीं बाद में लगता है। अपने बच्चों को मोटिवेशन के लिए दिखा दूंगा कि ऐसे पापा ने पढ़ाई की। इसके बाद सुनो, अरे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा मोटिवेट बच्चे किससे होते हैं बताओ? अपने फादर से, पेरेंट्स से। अरे वो हो जाएगी। चलो इधर देखो पहले बेटा, शादी मत आओ, इधर आ जाओ। मैं ये कर रहा हूँ, आप लोग भी जो भी बनाते हैं नोट्स वगैरह उसको ऐसा नहीं कि बेच के मूंगफली खानी, उन्हें रखा करो। और जब आप एमपीएस बन जाओगे या नहीं बनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा तुम देखते हुए। नहीं आएगा, ये तो आएगा कि आपने मेहनत से पढ़ाई की थी, नहीं बने तो क्या होगा, कौन सा पार्ट उड़ गया। लेकिन मेहनत से कर पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मेहनत से ही पढ़ाई नहीं की तो बाद में अफसोस आएगा यार पढ़ लेते का, उस टाइम पे तो क्या कर रहे थे, मोबाइल चला रहे थे। अभी पढ़ने का टाइम था, अब भी फोन चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अभी फोकस से पढ़ाई करनी है और उसके बाद देखना है कि नहीं भी होगा तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, मुझे पता है। और आप लोग को अच्छा काम कर ही लोगे अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है तो। क्योंकि मुझे पता है 3 सब्जेक्ट हैं आपके, अगर नीट में होने के लिए सिलेक्शन 3 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, और नहीं भी होगा तो अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो 1-2 सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर ही लोगे। और अगर वही हो गया तो वही आपका लाइफ पूरा बना देगा। मतलब कुछ नहीं होगा, टीचर ही बन जाओगे अच्छे। क्या होगा, अब ये मोबाइल टीचर नहीं कर रहा हूँ, कक्षा 8 तक के इसके अपर वाले। दूसरा, आपके पास सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है, अगर आपको कभी भी लगे कि आप नीट तैयारी नहीं करनी है तो आप लोग बीएससी मत करना। कर रहे हो तो क्या करूँ बताओ, उससे आगे की सोचना। आप लोग अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप लोग कुछ मत करना। आजकल तो इतने साधन है कि आप लोग किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो लोग आपके पास आएंगे। सही है। दूसरा, अगर कुछ भी ना करो तो आप 1 साल खाली यूट्यूब पे अपना वो दे देना टीचिंग के लिए, और बात कर 1 साल में आप लोग फेमस हो जाओगे। लेकिन सभी लोग नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ाते हुए ही सबसे बेकार लगता है। तो वो तो अपना अपना क्या है, इंटरेस्ट है किसमें आ रहा है आपका। ठीक है। तो मेन चीज है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। 2-3 साल मैंने कहा था नीट के लिए आप लोग 3 साल देना, लेकिन पूरी ईमानदारी से बहुत मेहनत से। 3 साल में अगर आपका नीट भी ना हुआ तो आप लोग इतना पता है कि बहुत अच्छे और गवर्नमेंट टीचर तो आराम से बन जाओगे, बिल्कुल आराम से। जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत बन जाओगे। ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं, कुछ नहीं आता है, और इतनी नॉलेज अगर आपके पास है वो आप नहीं बन पाए तो क्या फायदा। ऑब्वियसली भी कर रहे हो साथ में,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और बल्कि डॉक्टर ही बन जाओगे। पहली बात तो ये है, अगर आप 3 साल लग गए मेहनत से तो, और विधायक बनने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, वो तो उससे बाहर है। सही है, तो आप लोग ये समझते रहा करो, पढ़ाई करो बस मेहनत से और अच्छे से लगे रहो, ठीक है। और कोई भी चीज सफलता होती है एकदम नहीं मिल जाती बेटा। ऐसे लोग हैं, इतने लोगों के पास इतना धैर्य है। आप लोग अगर देखना है तो इलाहाबाद या कानपुर जाओ कि 7 लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनके घर वाले उनसे ये कह रहे हैं तू घर ही मत आना, अगर ना हो सिलेक्शन तो वहीं कहीं भीख मांग लेना, लेकिन घर पे मत आना, मुंह शक्ल मत दिखाना। ऐसे लोग आज भी रह रहे हैं इसी उम्मीद में कहीं पे हमें थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा। और आप लोग तो अभी इतने छोटे हो, एक किसी को 1 साल हुआ है तैयारी करते हुए, 2 साल हुए, कम से कम 3-4 साल देख के देखो, आपको खुद लगेगा कि। लेकिन इतना कांस्टेंट रहना हर किसी बस की बात नहीं होती। हर आदमी को जल्दी पैसे इतना है ही नहीं किसी के पास, हर किसी को इतना जल्दी रहता है ना कि 1 साल में अंबानी बन जाऊं, जल्दी से एमबीबीएस बन जाऊं। कैसा है एमबीबीएस बनना, कोई आसान थोड़ा है। बनने के बाद भी तो मेहनत करना पड़ेगी, फिर भी और मेहनत करनी पड़ेगी। इतना भी लेकर मत पाओ इधर देखो। पहली बात तो मैं बताऊं, कंपटीशन और आपको जो होता नहीं है एक पैसेंस रखने की वो बात आती है, तो वो तो आपको लाइफ पर रखना पड़ेगा। ये क्या लग रहा है आपको कि एमबीबीएस निकालने में सब कुछ मिल जाएगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। एमबीबीएस के बाद आप लोगों को वहां भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहां पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे भी आपको आके संघर्ष करना पड़ेगा कि दूसरे के हॉस्पिटल में बहुत मरीज आ रहे हैं, हमारे को नहीं आ रहे हैं। ये सब तो ये आम बात है। तो इसीलिए आप लोगों को काम है बस मेहनत करते रहो, बकाया मत सोचो क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। आ जाओ अगले। अब पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पहले, इसी से काम होगा। एक बार डायग्राम देखो, पानी पी लो, पानी सही। चलो पढ़े बेटा। और आप लोग बेसिकली बस इस पे फोकस रखो, एनसीईआरटी में यही सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। देखो यहाँ पहला क्या कह रहा है, पढ़े। कह रहा है ईच एक्टिव फिलामेंट, क्या कह रहा है? अब बोलो मत बेटा। कह रहा है ईच एक्टिव फिलामेंट यानी कैसा होता है? थिन। कैसा होता है? थिन होता है। कह रहा है फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 filamentous actin helically bound to each other। आपको पता है ऐसे 10 हेलिकल फॉर्म थी। हेलिकल फॉर्म का मतलब होता है डीएनए होता है हेलिकल फॉर्म में, ये स्प्रिंग होता है हेलिकल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे करके लिखता होगा। कह रहा है ईच एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन। तो अच्छा पॉलीमर और मोनोमर जानते हो हम लोग क्या होता है? मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट और पॉलीमर मतलब बहुत सारे, ठीक है। कह रहा है 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू द एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी कि जितनी उसकी लेंथ होती है वहां तक एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, यानी कि हेलिकल फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो। कह रहे हैं अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। आपको बताया बेटा ट्रोपोनिन जो प्रोटीन थी वो लगातार एक इंटरवल से, जैसे यहाँ पे रखी हुई है, फिर यहाँ पे, मतलब जहां पे मायोसिन का हेड फिट होगा वहां पे कौन सी होती है? ट्रोपोनिन। क्लियर। अगले कह रहा है बेटा इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव। अब देखो यहाँ कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, यहाँ देखो। कह रहे हैं रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है। जैसे अभी मानो मेरा हाथ है, ये अभी सिंपल है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट में। जब मैंने ऐसे किया तो हुआ ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका मतलब सिंपल स्टेट होती है जहां पे रेस्टिंग स्टेट होती है, यानी कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे होते हैं। उस टाइम पे कह रहा है ट्रोपोनिन क्या करता है बेटा? मास्क। क्या कर रहा है? मास्क का मतलब होता है छिपाना। और कह रहा है द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, यानी कि मैंने ऑन द एक्टिन फिलामेंट, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मायोसिन का हेड होता है, क्या होता है? हेड होता है। वो एक्टिन फिलामेंट में जहां पे ट्रोपोनिन होता है वहां पे फिट होता है। अगर हेड फिट नहीं है तो इसका मतलब क्रॉस फिट अभी नहीं होना है ना, तो वहां पे क्या लगा होगा उस टाइम? ट्रोपोनिन। क्या लगा होगा? जैसे ही बेटा जब कोई सिग्नल आता है, क्या आता है? सिग्नल आता है तो वहां पे क्या होता है? कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और ट्रोपोनिन वहां से हट जाता है। तो वो हट गया और उसी ट्रोपोनिन जहां से हटा है वहीं पे क्या फिट हो जाता है? मायोसिन साइट।
और हेड फेड होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? और फिर उस हेड फेड होने के बाद इसके बाद बेटा क्या कराता है? स्लाइड। समझ गए आप लोग? ऐसे होता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप लोग बताओ, इसका मतलब एक बात मैंने कहा था, मैंने कल आपसे कहा था, अगर कैल्शियम आयनिंग कमी हो जाए, क्या हो जाए? कैल्शियम आयनिंग कमी हो जाए। अगर ट्रोपोनिन ना हटे तो ट्रोपोनिन तो मास में काम कर रही है, रोकने काम कर रही है, तो क्या बताओ हेड फेड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्रॉस ब्रिज बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। और क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो बताओ क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो यही कारण होता है जब कैल्शियम आयनिक कमी हो जाती है तब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। आप लोगों को ये लगता है कितना आसान है बताओ कि हम लोग जरा सी देर में हाथ इधर उधर सब साइड में कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सोचो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि हमारे ब्रेन सिग्नल जाता है, फिर आपको पता है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, फिर इसके बाद एक्शन प्रोटीन जनरेट होता है सार्कोलेमा पे, वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन को हटाते हैं, फिर हेड फेड होता है, वहां पे एटीपी खर्च होता है और वो स्लाइड करवाता है, तब जाके कहीं हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इतनी प्रोसेस को एक सेकंड भी नहीं लगता। लगता है क्या आप लोग हाथ लगातार चला रहे हो? कितनी जल्दी चला रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को लग रहा है कि इतना प्रोसेस होता होगा। अब इस बीच में अगर किसी की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो अब वैसे तो अगर देखा जाए तो हर चीज में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। भाई हम देख रहे हैं तो ये आंखों से देख रहे हैं किसी को तो ये छोटी मोटी प्रोसेस है नहीं भाई। आंखों में पर्दा बन रहा है, उसके बाद उसका सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक, हम पहचान पा रहे हैं ये अच्छा ये है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब एक हमारा अगर बॉडी देखा जाए तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, और इसको एक नेचर ही बना सकता है। नॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं? ऐसी मशीन को बना सकते हैं क्या? रोबोट इंसान की तरह फिर भी नहीं है। रोबोट हाँ रोबोट हैं, लेकिन इंसान की तरह थोड़ा है। अगर ऐसे होते इंसान की तरह तो रोबोट हम पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन बनाया तो इंसान ही नहीं है, ह्यूमन नहीं है। वो भी एक मशीन है ना, लेकिन ह्यूमन की तरह तो नहीं है ना। चिंटी क्या होता है? चिट्टी होता है? चिंटी क्या होता है? चिट्टी होता है। हाँ मैंने देखा है वो रोबोट, लेकिन वो गलत दिखाया है मूवी में। उसमें तो इमोशंस भी हैं, वो तो प्यार करने लगता है उससे। तो वहां पे रोबोट कैसे हुआ? वो रोबोट कैसे हो गया बताओ? रोबोट तो एक मशीन है ना खाली, ये है। और एक आपने मूवी देखी हुई मशीन, मूवी देखी है आप? मशीन देखी है? कौन से एक्टर से बताओ? कियारा एडवानी ना। तो ये देखो, अब उसमें दिखाया गया कि इंसान अगर मशीन बन जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। उस मूवी में दिखाया है। कुछ मूवी होती है सीखने वाली होती है। अच्छा वो मूवी मुझे अच्छी लगी। उसमें वो होता है कि वो हीरो होता है, एक्टर होता है, वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है जैसे एज अ मशीन। उसके फादर होते हैं, उसको ये समझाते हैं कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, सब कुछ क्या है? पैसा। और उसके हिसाब से वो क्या करता है? बहुत उसमें है स्टोरी अच्छी है। चलो अगले देखो बेटा, उल्टा दिखाया। देखो रोबोट मूवी है, वो रोबोट की तरह नहीं है बिल्कुल, और मशीन मूवी है लगभग मशीन की तरह इंसान को दिखाया जाता है। कह रहा है ईच मायोसिन, अब मायोसिन की बात कर रहे हैं, कैसा फिलामेंट होता है? ठीक, कैसा होता है? कह रहा है फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन constitute one thick filament each. A myromycin has two important part, a globular head होता है, क्या होता है बेटा? हेड, और with a short arm, and क्या होती है? टेल। तो हेड होता है, आर्म का मतलब भाई बीच वाला रीजन, और इसके बाद क्या होती है? टेल होती है। आगे कह रहे हैं फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन, इसे बोलते हैं HMM, and the latter the light मीरोमायोसिन. The HMM component, the head and short arm project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm. Cross arm का मतलब क्या होता है? उसको हेड वाला पोर्शन और टेल वाला पोर्शन बीच मिलाने वाला, ठीक है। अगले कह रहे थे ग्लोबुलर हेड इज ऑन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट ऑफ फॉर एक्टिन। तो आपको पता है हेड वाले रीजन पे दो पार्ट थे, एक था कौन सा? एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक कौन सी थी? ATP बाइंडिंग साइट। ATP जब खर्च होता है तो कन्वर्ट किसमें होता है बेटा? ADP में। और जब ADP से बनता है, जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है? ATP। अच्छा आप लोग ये पता है ATP से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? भाई आपको पता है हमारी बॉडी में ATP बनते हैं, और वही क्या होते हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल। आप लोग ये बताओ ATP से हमें एनर्जी कैसे मिलती है?
एटीपी रह जाएंगे, प्रेजेंस में तो एटीपी बनते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन एटीपी से हमें एनर्जी मिलती कैसे है, हम लोग कैसे हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। एटीपी मॉलिक्यूल है, सही है, एटीपी मॉलिक्यूल है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये पता है हमको। एटीपी तो खर्च करते हैं हम लोग, लेकिन उससे एनर्जी मिलती कैसे हमें, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो जो मतलब नीरो मैन में होता है, हेड में होता है। अरे मैं इसके वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो बता दो, आप बता दो। बताओ बेटा, यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। एटीपी का मतलब पता क्या होता है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड। क्या होता है? 3। और जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और वही एनर्जी हम खर्च करते हैं, तभी तो एटीपी कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एडीपी में। और एडीपी कन्वर्ट किसमें होता है, एएमपी में, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही है। जब एटीपी बनता है तो वहां फॉस्फेट जुड़ते हैं, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं, तभी तो बनता है एटीपी। और एटीपी जब खर्च होता है तो टूटते हैं, और जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। समझ गए? वही एनर्जी हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है लोग, अब कंफ्यूजन नहीं होगा एटीपी क्या है, एडीपी क्या है। एटीपी का मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, और एडीपी का मतलब 2 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट कम हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और वही एनर्जी हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। समझ गए? ठीक है, अगले देखो। अब बेटा ये वाला था, अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म। क्या समझते हैं? मैकेनिज्म ऑफ मसल। ये होती क्या है मैकेनिज्म, किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। और ये कैसे करके होता है, पहले डायग्राम देखो। और अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा 3D वे में, ठीक है, मस्त तरीके से। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब होता है जब मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन वाली साइड पे क्या हो जाता है, फिट, तो उसको बोलते हैं, क्या बन जाता है। ये बात समझे आप लोग, क्या बन जाता है, क्रॉस ब्रिज। और ये क्रॉस ब्रिज क्या करवाता है, स्लाइड। क्या करवाता है बेटा, स्लाइड। किसको, इस फिलामेंट को। कौन सा फिलामेंट है ये, एक्टिन। और ये कौन सा फिलामेंट है, थिन। तो इसका मतलब ये है थिक और ये है थिन। इसका हेड इसके उससे फिट हो गया, सही है, और ट्रोपोनिन वाली साइड पे, और वहां से क्या करवा रहा है, स्लाइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है, स्लाइड करवा रहा है। और देखो एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। और एडीपी बन जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी। हाँ, बॉन्ड हो जाएगी, कट जाएगी। इसके बाद ब्रेक हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज। और इसके बाद कह रहा है मायोसिन फिलामेंट फिर से क्या हो गया, ये लगातार वही चलता रहता है, ठीक है। एटीपी यानी कि बनेगा, वो एटीपी बने, एटीपी से एडीपी हो जाएगा, और इसके बाद फिर से एटीपी कट जाएगी, ठीक है। और लगातार क्रॉस ब्रिज बनेगा और टूटेगा। क्रॉस ब्रिज कब बनेगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने को होगा, सही है। और क्रॉस ब्रिज कब टूटेगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, रिलैक्सेशन आने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इतना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा एक बार वीडियो देखें इसकी, देखोगे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ना, कौन कौन देखने आ रहा है, ये अगर है तो मुझे लग रहा है कि देख लेना चाहिए, इसलिए अच्छा लगता है। इसका फायदा ले रहे हैं, आपको फायदा नहीं रहा है इसका, इसीलिए मैं देख रहा हूं। अरे लिखा तो यही हमने कल देखा था, फिर क्या देखोगे तो। रुक जाओ, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला क्या हो गया ये, इस 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानती हो? रुपये लोग ये जो सिर्फ 1 रुपए से। क्या चलता है? अरे इससे कहाँ होगा, ये हो गया। देखो यहाँ पे देखो बेटा, देखो ये क्या है, मसल्स है। Skeletal muscle contraction. Neuromuscular junction. क्या हुआ है? Neuromuscular junction is the site where a motor nerve
nerve fiber and a skeletal muscle देखो ये सबसे fiber पहले समझते रहो। also ये देखो or synaptic मोटर नर्व फाइबर है, इसका मतलब क्या है? skeletal मोटर muscle सिग्नल आएगा। contract. मोटर सिग्नल का मतलब होता है ब्रेन से सिग्नल आएगा किसके लिए? By मसल्स के motor लिए। unit. Motor unit. यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा? यहाँ से आ रहा है देखो मोटर यूनिट है और वन मोटर न्यूरॉन मैनी स्केलेटन यहाँ पे आएगा। मोटर एंड प्लेट मतलब होता है जहाँ पे ये जो हमारा मोटर नर्व होता है वो कनेक्ट होता है किससे? मसल, यानी कि मसल्स की किससे? सार्कोलेमा से। उसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ से क्या होता है देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये हो रहा है। In this case, it is और यहाँ पे इसका नाम है एसिटाइल कोलिन, इसका न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। अच्छा ये बताओ साइनेप्टिक क्लैप किसे बोलते हैं? ये बीच में सार्कोलेयर और उसके मोटर न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको मोटर न्यूरॉन हाँ। और सार्कोलेयर के बीच में जो स्पेस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ऐसे, ये ऐसे दो न्यूरॉन के बीच में जो होता है डेंड्राइट्स होता है और दूसरे का कौन सा होता है? एक नर्व एंडिंग होता है, वहां पे जो बीच में जगह होता है थोड़ा गैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लैप, ठीक है। दूसरा आप लोग ध्यान रखो कि वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके आता है उसको ट्रांसफर कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन करता है? इतना क्लियर है? ठीक है, अगले देखो। forms cross bridges and अभी देखो कह रहा है क्रॉस ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। At this point, इसका हेड किससे बंधा हो रहा है? यहाँ पे। is over. अब देखो यहाँ पे कैल्शियम आयन बेटा बाइंड हो गए Sliding filament इससे। ये क्या है? ट्रोपोनिन। क्या है? is the most popular ये वाली। theory concerning muscle contraction. It was first proposed by Hugh Huxley in 1954. It states that muscle contraction involving sliding movement of the thin filament. अब देखो ये इधर कर रहा है ना, इसका मतलब सार्कोलेमा की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। और वही क्या होता है? देखो कर दिया इसने, इसने स्लाइड करवाया ना इस फिलामेंट को उसके ऊपर। देखो ऐसे होता है। The distance ये हो रहा है? between the Z line. क्या हुआ? हाथ से शुरू कर दो। The ions are transported from cytoplasm back अच्छा ये बताओ कैल्शियम आयन जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहीं तो स्टोर होते हैं। and myosin are broken. ये ऐसे दिखता है वो मसल। Relaxes. Energy sources for contraction. The energy used to power the interaction between actin अभी क्या ना वहाँ पे क्या आएंगे? एटीपी। क्या आएंगे? एटीपी। ATP stored in skeletal muscle. चलो देख लिया आप लोगों ने? वीडियो पढ़ो इसको। ATP हाँ, has been ये reached दिखा दो ना। अब जो अभी आपने देखा है मैं आपको इसलिए थोड़ा दिखा रहा हूँ कि दिखाने की चीजें और सरल हो जाती हैं। अगर आप लोग वैसे पढ़ रहे हो, बहुत बच्चों को तो वैसे पढ़ने से समझ में आ रहा होगा, लेकिन दिखाने से कुछ चीजें और आसान हो जाती हैं कि कैसे क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म तो देखो काफी सिंपल वही लिखा होगा, एक लाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। किताब निकालो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द एक थ्योरी है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्टार्ट नाउ। यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सबसे अच्छा क्या करती है? एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे कह रहा है विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी स्टार्ट नाउ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ कह रहा है स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट, किसके ऊपर? थिक फिलामेंट के। गलत मत कर देना, स्टेटमेंट को पता क्या लिख देगा कि स्लाइड जो करता है वो कौन करता है? थिक फिलामेंट। किसके ऊपर? थिन फिलामेंट। कहीं आप लोग सोचो कि लिखा तो यही तक ओवर कुछ था ऐसे, लेकिन ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, थिक के ऊपर थिन कर रहा है, थिन के ऊपर थिक कर रहा है, तो थिक के ऊपर हमेशा कौन कर रहा है? थिन फिलामेंट, ठीक है। यहाँ भी स्टार बनाओ बेटा पेज, और यहाँ भी स्टार बनाओ, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एक। अब देखो क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है, एक करके। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, सब लोग ध्यान देखो। कह रहे मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएट बाय अ सिग्नल सेंड बाय द सीएनएस और किसके द्वारा बेटा? मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले कह रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी सिग्नल क्या आता है, किसके द्वारा? मोटर नर्व न्यूरॉन के द्वारा, और मोटर न्यूरॉन से बनती है मोटर नर्व, ठीक है। कह रहा है अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मोटर यूनिट।
यानी कि यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन आया है वो किससे कनेक्ट होगा? मसल से। किससे होगा? और मसल से किसके पार्ट, कौन से पार्ट से? सार्कोलेमा से। कहां से होगा? और जहां से कनेक्ट होता है, जैसे ये मसल से बेटा, ये मसल लग रही है, हाँ ठीक है, ये मसल है, ये मसल है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, अगर ये आया है तो ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। क्या है? मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कनेक्ट। ठीक है, तो इस वाली जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट, या इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। अच्छा आप लोग बताएं जंक्शन क्यों बोलते हैं? किसको जंक्शन? जहाँ पर चीजें होती हैं, अरे जंक्शन होता है, कुछ स्टेशन होती है, रेलवे वाली होती है, तो जंक्शन को जंक्शन क्यों बोलते हैं? जहाँ पर चीजें मतलब रुके, कई सारी चीजों का एक जगह नहीं जंक्शन छोटी होती है कई जगह, लेकिन ऐसे बोल सकते हो जहाँ कई सारी ट्रेनें एक साथ आके मिल सके, उसे बोलते हैं जंक्शन। और स्टेशन का मतलब होता है जहाँ एक या दो रूट होंगे बस, वहाँ ट्रेन खड़ी नहीं होंगी, वहाँ जाने के लिए होगा उसका। इसी चलो तो यहाँ पे ये भी इसे भी क्या बोल रहे हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आके क्या हुआ है? कनेक्ट हुआ है। किससे? सार्कोलेमा से। ठीक है, उस जगह को बोलते हैं। अगले कह रहा है बेटा द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है बेटा? मसल्स की मेम्ब्रेन। क्या है? और कह रहा है ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। सही है, जो भी बताया आपको। कह रहा है आ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, इस जंक्शन पहुंचता है और कह रहा है रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या रिलीज होता है बेटा? अगर आप लोग सोच रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो ये एक टाइप का केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल, जो क्या करता है, इसका काम होता है इम्पल्स को ट्रांसफर करना किसी एक जगह से दूसरी जगह। समझ गए आप लोग? न्यूरो, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। उसका एग्जांपल क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या है? जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन, ये भी आपको ध्यान रखना है इस टर्म पे। कह रहा है विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा देगा। कहाँ पे? सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा मतलब मसल्स की मेम्ब्रेन पे। अगले कह रहा है दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। इससे क्या होंगे बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और कह रहा है देखो इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब देखो इधर देखो, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ये कैल्शियम किससे बाइंड होंगे? ट्रोपोनिन से। किससे होंगे? ट्रोपोनिन से ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग। और बेटा क्या होगा? जो मास्क लगाया हुआ है वो ट्रोपोनिन, वो क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। क्यों? जिससे मायोसिन का हेड वहां पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। अगले कह रहा है यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे एटीपी खर्च होता है और द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट। और क्या होगा बेटा? जो मायोसिन हेड है वो उसके ट्रोपोनिन वाली जगह पे क्या हो जाएगा? फिट। क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। और कह रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। तो अभी तक क्या हुआ? सबसे पहले देखो, सिग्नल आया, मोटर सिग्नल आया, कहां से आया? सीएस वाले पार्ट से आया। वो कहां पे आएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, मोटर एंड प्लेट पे। वहां पे रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, वो रिलीज होगा। जब वो रिलीज होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहां करवा देगा? सार्कोलेमा पे। और जब ये होता है तो वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा? कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। और कैल्शियम आयन बाइंड होंगे किससे? ट्रोपोनिन से। किससे होंगे? और ट्रोपोनिन जो मास्किंग का काम कर रहा था वो हट जाएगा और वहां पे मायोसिन का हेड क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। इतना समझ में आया? ठीक है, अगले देखो बेटा। अगले देखो क्या कह रहा है? कह रहा है दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। आप लोग बताओ इससे क्या होगा? जो डार्क बैंड होगा उसके सेंटर की तरफ क्या बताओ? एक्टिन फिलामेंट मूव नहीं करेगा? करेगा ना। और उसी इसीलिए तो कह रहा है स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लाइड। यानी कि मैंने कहा था ऐसे करके होते हैं मायोसिन फिलामेंट। इधर देखो बेटा, और ये क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट। क्या होते हैं? और ये क्या होता है? डार्क बैंड। सही है। तो यहाँ पे ये वाले जो फिलामेंट होते हैं
वो इधर को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, और ये वाले फिलामेंट किधर करेंगे, इधर को। समझ गए आप लोग? इससे सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और बड़ी क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या करें, The jet line attached to these actin and also pulled inward, inward मतलब अंदर की तरफ, thereby causing a shortening of the sarcomere। और इससे क्या होगा, sarcomere कम हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब यही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए हम लोग? यानी कि हेड फिट होता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, और वो सिंपल क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करवाता है अपने ऊपर, और स्लाइड करवाएगा तो सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, और इससे मसल क्या हो जाएगी हमारी, शॉर्ट, और वही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कभी ऐसा नहीं होता कि मसल बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, हमेशा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, कम होती है। अगले कह रहा है द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड whereas the A band retain the length, the myosin releasing the ADP and phosphate goes back to its relaxed state, a new ATP bind and the cross bridge is broken, और क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो वही क्या होगा, रिलैक्स स्टेट, इट्स रिलैक्स स्टेट। कह रहा है a new ATP bind and the cross bridge is broken, the ATP is again hydrolyzed by the myosin and the cycle of cross bridge formation। अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा था क्रॉस ब्रिज बना, सही है, वहां एटीपी खर्च हुआ, लाइट बैंड की, वो डार्क बैंड की तरफ क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट आया, क्योंकि स्लाइड हो रहा है ना थिक फिलामेंट के ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, और थिक हो गई, वो क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, जहां पे सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसके बाद जब रिलैक्स स्टेट पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, और टूट जाएगा वहां पे क्या होगा, एटीपी एटीपी कन्वर्ट होगा, और इसके बाद फिर से क्या होगा, रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, यानी कि जहां पे था वहीं पे आ जाएगा। वो क्या होता है, रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले कह रहा है दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और उसके जब वो हट जाएगा कैल्शियम आयन तो क्या होगा, फिर से ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा, वहीं पे मास्क की तरह लग जाएगा जैसे लगा हुआ था। क्लियर? दूसरी बात समझो, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन। इसके बाद क्या होगा, जेड लाइन रिटर्न मतलब वापस वैसे चला जाएगा जैसा था, और कह रहा है बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। सिंपल सा है बस कि जो हुआ था वो वापस हो जाएगा, सही है, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन। अगले कह रहा है द रिएक्शन टाइम ऑफ the fibers can vary in different muscles. Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them. और लॉजिक लिखा है फैटिग। ये बात सुनो आप लोग, फैटिग क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कभी-कभी नॉर्मल फंक्शन करते हो, क्या करते हो, नॉर्मल, तो क्या आपके दर्द होता है, बॉडी दर्द होता है, नहीं होता है। आपकी बॉडी को पता होता है कि आपको कितने एटीपी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारा एरोबिक ब्रेकडाउन होता रहता है। पहले आप लोग इतना तैयार करो, चैप्टर में बता रहा हूं, पानी गर्मी बहुत पड़ रही है ना, अंदर होते चलते हैं अपने। हां वो एसी वाले आ रहे हैं, एसी वाले आ रहे हैं, क्यों एसी लग रही है, आप बोल रहे थे एसी वाले आ रहे हैं, एक बार रिवाइज करना है जल्दी। और आप लोग इतना पढ़ाई करते रहो कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए, बेटा ध्यान रखना। और 3 चैप्टर आपको टेस्ट में दिए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए 3 चैप्टर में आएगा एनसीईआरटी में।
30 चैप्टर लिख से ज्यादा नहीं है नहीं आपके 3 चैप्टर मैंने कुछ दिया है लिख हो गया मैंने आज ही दिया है और जब दे दिया तो आपको बताया पेपर आपने बनाया सही है अच्छे क्वेश्चन है एक पेपर आपने बनाया ना हां तो कितने में हैं कितने में इतने में बैठेगा आप लोगों के बेटा लगभग जो अच्छे बच्चे होंगे 300 नंबर तो आने चाहिए 300 प्लस सही है ये अच्छा बच्चा है सर जो बुरी होंगे कितने आने चाहिए जो बुरे होंगे 200 नंबर आ जाए तब भी चलेगा बुरा कोई नहीं होता जो मेहनत कर रहा है ठीक है लगातार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा आईक्यू लेवल सही है तो उनके 300 नंबर आने चाहिए हाँ ये अगर पर्टिकुलर मिल गया तो और मुझे मतलब है मेन टेस्ट है ठीक है आप लोग परफॉर्मेंस अच्छी करोगे तब मुझे अच्छा लगेगा कोशिश करो अच्छे नंबर लाने की क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा बेटा तभी कुछ मुझे फायदा होगा मुझे फायदा नहीं होगा 20% मुझे नहीं दोगे ठीक है लेकिन मुझे फायदा होगा बच्चे का नाम बताइए कि सर ने पढ़ाया था हमारे आपका ठीक है नाम मेरा पढ़ाने का तब फायदा होगा अगर आपका सिलेक्शन होगा अब ये मत करवाना आप लोग अस्पताल खोलो तो 10% दे देना मुझे कमाएगा ये नहीं करना है आप लोगों को खाली बस मेहनत करते रहो जिससे मुझे क्या फायदा होगा बस खुशी होगी मुझे कभी तुम्हारे हॉस्पिटल में जाऊंगा और क्या होगा फ्री में इलाज हैं? फ्री में इलाज फ्री में इलाज सही है अरे फिर कहेंगे बेटा अभी ने पढ़ाया अभी बच्चे कहेंगे सर क्या कितना चार्ज हो गया 40,000 डबल करके मांगिए चलो सही बच्चे अच्छे हैं मुझे बताया सिलेक्शन लेगा उसे थोड़ा रिलेशन बना के रखूंगा ना जो बाद में काम आएगा ना चलो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वही बात है कोई भी टीचर को उसका पढ़ाने का फायदा तब होता है जब उससे बच्चा आगे बढ़ता है वरना मेरा पढ़ाने का फायदा क्या और आपका पढ़ने का क्या फायदा ठीक है मैं हमेशा ही कहता हूँ पढ़ने का फायदा तब है जब आप लोग उससे कुछ सीखें चलो पढ़ें इसको अगले अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है समझो सही है समझते हैं यहाँ पे ये कह रहा है अब सुन लो पहले मेरी बात थोड़ा सा आपको पता है आपका रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक एरोबिक का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है सही है और माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए उसके लिए आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्रेब साइकिल क्या होता है और क्रेब साइकिल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है किसका ग्लूकोज का किसका हो जाता है बेटा अगर और एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ पे इनकम्प्लीट होता है पूरा ब्रेकडाउन होता ही नहीं है क्योंकि एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे अब आप लोग एकदम से कोई एक्स्ट्रा काम करने लगो जैसे मैं बहुत तो नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को जिम वगैरह जाते हैं लोग थक जाते हैं एकदम पहले दिन दर्द होता है 2 दिन दर्द होता है पहले दर्द होना बंद हो जाता है वो होता क्यों है अरे इतना छोड़ो आप लोग 1-2 घंटे यहाँ पे लिख के देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे करके हाथ ऊपर करके तो आपके हाथ जो शाम को इतना दर्द करेगा कि आपको लगेगा पता नहीं क्या एक्स्ट्रा काम किया हम लोगों ने लेकिन जो करता रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है आप लोग कभी करके देखना है सर बायोडोट लिखा है आप लोगों ने कभी नहीं थोड़ा बहुत लिखा होगा 1 घंटा ऐसे लिख के देखना तो आपको एक बार हाथ लगेगा बहुत दर्द कर रहा है बाद में शाम को ये लगेगा भारी भारी लग रहा है सही है दूसरी बात सुनो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड क्या बनता है किसमें मसल्स में और आपको पता है एनारोबिक ब्रेकडाउन वैसे ईस्ट भी करता है और वहां पे क्या बनता है इथेनॉल क्या बनता है इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल बनती है सही है वो भी कैसा बनती है एनारोबिक ब्रेकडाउन से अच्छा ये बताओ मुझे एरोबिक और एनारोबिक ब्रेकडाउन जो होता है यानी कि रेस्पिरेशन होता है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसमें नुकसान क्या होता है एनारोबिक में एटीपी बहुत कम बनते हैं मात्र कितने बनते हैं 2 एटीपी और वैसे कितने बनते हैं 38 लेकिन होता क्यों है फिर भाई इमरजेंसी कंडीशन में अब आप लोग एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो कुछ तो होगा ही और कुछ को मतलब क्या होगा कि हमारी मसल्स क्या करेगी एनारोबिक ब्रेकडाउन समझ गए हम लोग इसके बाद लगातार आप वही फंक्शन करते रहोगे
तो आपके दर्द होना फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि कितनी नीड है किसकी, एटीपी की, उसी के हिसाब से वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो कह रहा है लैक्टेशन ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फैटिग, मतलब होता है थकान। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? अगले कह रहा है मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स व्हिच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस, यानी कि जो रेड फाइबर होते हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है, ज्यादा। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, क्या बोलते हैं ऐसे को, रेड फाइबर, मतलब जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा हो। अगले कह रहा है दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी। तो ये कह रहा है रेड फाइबर के पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, और उनके पास क्या होता है फिर एटीपी भी। किसके पास? प्लेंटी का मतलब कम होता है ना, हाँ ठीक है। अगले देखो, और कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी, लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा होता है, वो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ज्यादा होते हैं, अभी देख रहा हूँ। अगले कह रहा है बेटा these muscles therefore can also be called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale whitish. These are the white fiber. These यहाँ पे कह रहा है number of mitochondria are few in them. वैसे उससे ज्यादा ही होंगे, इसमें क्या होंगे, कम होंगे। तो और क्या अकॉर्डिंग टू व्हाइट फाइबर है तो कम होंगे, कम होंगे ना। तो और में क्या बोला था, आपने अपोजिट बोला था। अभी बोला था मैंने क्या बोला था, आपने बोला था कि रेड फाइबर को रेड फाइबर से ना व्हाइट फाइबर ज्यादा होते हैं। मैं फाइबर की बात नहीं कर रहा था कदो, मैं कह रहा था मायोग्लोबिन नहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा था खाली। अरे चलो होगा कोई बात, इधर देखो ये हो जाता है। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, they develop on the anaerobic process for energy। तो यहाँ पे बताओ हाई जो यानी कि ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसमें, व्हाइट फाइबर, किसमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ये आप लोग ये बताओ, यहाँ पे आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया अपने, क्लियर हुआ सबको? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, किसी कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। गर्मी इतनी बढ़ रही, मेरा दिमाग तो खराब हो रहा है। आप लोग पता है बेटा, आप लोग पंखे के नीचे बैठो, यहाँ तो सामने तो और गर्मी लग रही है। और दूसरा चीज क्या है, इससे भी हीट मिल रहा है, और तीसरा यहाँ पे क्या नहीं है, पंखा भी नहीं, और चौथा लगातार बोलना हो रहा है। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या करा रहे हो आप? बेटा वो तो है, हर किसी की आदत होती है। अगर हम यहाँ पे 1.5 घंटा लगातार बोले ना, आपको लगेगा मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन हमारी तो आदत पड़ी हुई, डेली बोलते हैं। अभी गर्मी में इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चक्कर मतलब होता नहीं है, लगता है इसका वैसा हो रहा है। चलो हम लोग पढ़ाई करो बेटा, रिवाइज करो। स्केलेटल सिस्टम में कल से पढ़ाऊंगा मैं। अभी हम लोग पहले ये वाला पोर्शन रिवाइज कर लो, अब किसी भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। कहाँ है, क्या दिक्कत है? संडे संडे क्यों, परसों है, कल तो मुझसे कह रहे हैं। आपके लिए तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। अरे ये तो पता है ये बात, जैसे बच्चों को लगता हो संडे को, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, छुट्टी होती है, मुझे और बेकार लगता है संडे को, क्योंकि संडे को मुझे फ्री रहना पसंद नहीं है कभी, और फिर मुझे लगता है कि आप पूरे दिन क्या करूँगा। आगे बढ़ लिया संडे को नहीं वो, अरे अभी क्या पढ़ूँ, सब फालतू का दिमाग खराब होता है। ऐसे टाइम में मुझे पता नहीं लगता है कि टाइम किधर चला गया। 9 बजे चलते रहता है लगातार। आप लोग संडे को अच्छा लगता है क्या? क्या लगता है? संडे क्या करते हो? अंडे खाते अंडे खाते हो?
संडे आपके लिए नहीं होता है, संडे को आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ा करो, समझ तक। ऐसा नहीं कि संडे है तो डेट उठेंगे तो फिर मजे करेंगे घूमने जाते हो। हाँ पीलीभीत में घूम लिया करो, नेहरू पार्क है। बाहर से पूरा दिखता है। मस्त बढ़िया था पानी में। मैंने बताया आप लोगों को, मैं 2020 में पीलीभीत पहली बार आया था, उससे पहले कभी नहीं आया था पीलीभीत। सही है, 2020 में तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सोचा मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, वहाँ पे रूम था स्टार्टिंग में, तो मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा यहाँ पे कोई घूमने जगह नहीं है क्या? हाँ मुझे लगा थोड़ा घूमना चाहिए, तो एक मुझसे बोले एक ही जगह है नेहरू पार्क। मैं सोच रहा था मतलब बरेली में रहा था तो मुझे कानपुर रहा था तो मुझे लगा था कि होगा अच्छा लगेगा, या मैं हो सकता है कि थोड़ा वैसी जगह रह रहा हूँ जहाँ कुछ नहीं है। अब वो भी 5 रुपए टिकट है। हैं? अब मैंने बाइक उठाई थी नेहरू पार्क, वहाँ पे आके देखा ये है मतलब पीलीभीत तो बेस्ट जगह बड़ा। मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका, अंदर गया और अंदर तुरंत चला गया। फिर लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे जंगल टाइप का है इस साइड में। अब मैं जब भी जाता हूँ तो हाँ चूका है जाता हूँ हमेशा, और कहीं नहीं जाता। यहाँ कुछ है भी नहीं, ना कोई घूमने वाला, ना कोई मॉल वगैरह है, ना कुछ वैसे है कुछ। विशाल मेगावाट में अगर तुम कोई कपड़े लेने जाओ ढंग के नहीं मिलते। लिफ्ट आपको जानते हैं, लिफ्ट यहाँ लिफ्ट कहाँ लगी? अंदर लिफ्ट के चक्कर बोलो मत, कोई बच्चे कह रहे सिटी कार्ड इसके बराबर सिटी कार्ड है दुकान में, मॉल है क्या वो? बरेली में कनिक्स मॉल है। और ऐसे जब विशाल मेगावाट तो बरेली में हर मोहल्ले में होंगे। नहीं अब तो मैं यही रह रहा हूँ, परमानेंट ही रहूंगा हमेशा, तो अब तो मुझे अच्छा लगता है। बेटा आप लोग रिवाइज कर लो, हम तो यही बातें कर रहा हूँ। अकेले गया था, किसी को ले भी जाता तो वहाँ पे इतना खुला है ना, सब देखे। चलो बेटा ये पढ़ लो पहले आप लोग। कल को मैं क्या करूँगा, कोई स्केलेटल सिस्टम। अब बेटा जो लोग नहीं आ रहे उनको बताओ कोचिंग क्यों नहीं आ रहे आप लोग, उससे फिर क्या फायदा करता है? जो कंडीशन बताया ना, कौन सा नहीं यहाँ पे बैलेंस से चल रही है। अब मुझे और समझ क्या पता बताओ, और मुझे क्या मतलब, मैं ज्यादा कहूँगा तो और मुझसे अरे ये देखो बोलो, मुझे मतलब नहीं, आप लोग बायोलॉजी में करते हो ठीक है, मेरा सब्जेक्ट क्या है बायोलॉजी, ठीक है। और आप लोग केमिस्ट्री मेरे से पढ़ो। अरे अभी टाइम, बेटा चलो इधर आ जाओ, अभी टाइमिंग बाद बैठ जाओ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? स्केलेटल सिस्टम। क्या है? अभी 5 मिनट। स्केलेटल सिस्टम का क्या क्यों होता है स्केलेटल सिस्टम? जिससे बॉडी में क्या हो सके, लोकोमोशन, ठीक है। एक बॉडी को स्ट्रक्चर मिल सके, क्या मिल सके, स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या होता है इसके बोल रहा बेटा अपन लोग स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आपको बताइए जो ह्यूमंस होते हैं, ये देखो बेटा, ह्यूमंस के पास कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है 206 बोन होती है। आपको पता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। 213 और वैसे बच्चों में और भी ज्यादा होती है, जितना बच्चा छोटा होगा उसमें और ज्यादा। मैं कह नहीं रहा हूँ परमानेंट कोई नहीं पता है, लेकिन वैसे एवरेज होती है 213।
सही है। हाँ वैसे कितनी में लगती है? ये बात पूछा क्या रिएक्शन में पूछा छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा होती है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एवरेज जो हम लोग बच्चा होता है आफ्टर बर्थ, ये अगर हम बात करें तो उसमें रहती है 213, ठीक है। अब वैसे हम लोग जितना छोटा बच्चा होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा की डिलीवरी होने वाली होगी तो फ्रंटल भी तो होती हैं ऐसे, तो वहाँ बहुत सारी बोन होती है, ठीक है, तो उनका काउंट नहीं करते हम लोग। यहाँ पे देखो आप जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है? 200। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? जैसे एक तो देखो ये खोपड़ी हो गई, इसके बाद ये क्या हो गई? वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे ये से क्या बोलते हैं बताओ? पेल्विक गर्डल। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? और इसके बाद ये होता है तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल, और ये तुम्हारा क्या हो गया? रिब्स, ठीक है, सही है। और ये क्या हो गया? इसका। तो इधर देखो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाला, उसकी बोन्स को बोलते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलते हैं? आगे बात क्या है? अरे रफ स्केलेटन बनाया बेटा, ये देखो तो बन गया। एक तरफ होता है बेटा एक्सियल, कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? जो तुम्हारा एक्सियल में आता है वो पता है क्या आता है? एक तो आता है स्कल, इसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है? वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी आती है। इसके बाद स्टर्नम आता है और आती है रिब्स। क्या आती है? ए बोलो मत। स्कल में होती है हमारी 29, वर्टिब्रल में 26, स्टर्नम 1 और रिब्स कितनी होती है? 24। टोटल बोन होती है 80। कितनी होती है? 80। और तुम्हारी जो 126 होती है वो कहाँ होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि 30 हमारी साथ में, 30 हमारी साथ में 60, और इसके बाद 60 क्या होती है? पैरों में 120। तो हम बोल सकते हैं फोर लिम्ब में कितनी होती है बेटा? 60 होती है। इसमें भी कितनी होती है? 60 होती है। इसके बाद तुम्हारा ये वाला गर्डल होता है जो, इसे बोलते हैं क्या? पेक्टोरल। इसमें 2 हो गई क्लेविकल और 2 हो गई पीछे स्कैपुला, तो 4 होती हैं। 4 होती हैं तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल में, 2 होती हैं वो स्कल में ही जोड़ ली। इसके बाद देखो ए पेल्विक गर्डल होता है, इसमें कितनी होती है? 2। तो 4 और 2 कितनी हो गई? 6। इसका मतलब 6 और 120 कितनी हुई? 126। तो 126 होती है इधर और 80 होती है इधर। कितनी हो गई? 206। कल मैं इनकी डिटेल में बात करूंगा, आज तो मैं ऐसे ही पढ़ा दिया अंग्रेजी में। आप लोग का छुट्टी मत करना कोई भी, और कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद कर लेते हैं, चलो ठीक है।